हेलो। आवाज़ आ रही है मेरी? क्लियर सा एकदम वॉइस? ओके। हम बात कर रहे थे अपने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में जब अपने बात करी थी तो मैंने कहा था यहाँ पे जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, स्कूल का मतलब बिल्डिंग नहीं है, इंस्टीट्यूशन नहीं है। हमने दो स्कूल भी कवर कर लिए थे, आपको ध्यान में हो तो। एक हमने पढ़ लिया था फंक्शनलिज्म और एक स्ट्रक्चरलिज्म। उनके बारे में हमने डिफरेंस किया था। मेन मैं वापस रिकेप करवाता हूँ आपको कि स्ट्रक्चरलिज्म में अपन ने कहा था कि ये बताता है अपने को, था किसका फाउंडर कौन था? विलियम वुंट। विलियम वुंट थे, बिल्कुल सही बात है। और फंक्शनलिज्म के विलियम जेम्स थे, ठीक है। अब जो विलियम वुंट है वो ये कहते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म का जो फोकस रहेगा ना, वो किस पे रहेगा जनाब? वो रहेगा कि कॉन्शियसनेस के पार्ट क्या है, उसके एलिमेंट क्या है। जबकि फंक्शनलिज्म का कि कॉन्शियसनेस काम कैसे करती है, इसकी यूटिलिटी क्या है। बात समझ में आ रही है? दोनों में ये डिफरेंस है। मैंने एक आपको एग्जांपल बताया था मोबाइल फोन का, कि मोबाइल फोन है, मान लो एक, उसका कैमरा है, तो ये स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहेगा? इसका कैमरा है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट है? कैमरा है, स्क्रीन है, ग्लासेज है ना, माइक है, जो भी है, जो उसके पार्ट है, वो प्रोसेसर है, जो भी उसके पार्ट है, चिप लगी है उसके अंदर, जो भी वो बैटरी है, वो सब उसके क्या होंगे? स्ट्रक्चरलिज्म हो गए। और फंक्शनलिज्म क्या कहेगा कि ये काम कैसे करेगा मोबाइल फोन, इसकी यूटिलिटी क्या है, फोटो खींचने में काम आ रहा है, बात करने में काम आ रहा है, क्या इसका यूटिलिटी है। यूटिलिटी भी और इसका काम, मतलब एक्टिविटी पे फोकस करेगा मेन। इसकी किस पे फोकस करेगा? एक्टिविटी पे। ये दोनों अपन ने बात कर ली थी। इसके बाद अपन आज बात करते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर ही बिहेवियरिज्म की। बिहेवियरिज्म के फाउंडर अपने को पता है, साइंस ऑफ बिहेवियर किसने कहा था? वॉटसन। तो वही है जनाब, वॉटसन, जेबी वॉटसन। फाउंडर कौन है? जेबी वॉटसन। अब ये सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना है कि ये इसके अपोज में आया था, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म के अपोज में आया था। अपोज में क्यों आया था? क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि कॉन्शियसनेस के पार्ट क्या है, जबकि ये कहता है कि कॉन्शियसनेस नहीं है, चीजें चीजें हैं वो। साइकोलॉजी जो है वो डिसाइड होती है उसके बिहेवियर से। क्लियर है मेरी बात? बिहेवियर कैसा है उनका, बात समझ में? ये जो बिहेवियरिज्म है वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, उसका बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करता है। क्लियर है? इतना क्रिटिसाइज करता है, वो ये कहता है कि आप इंट्रोस्पेक्शन मेथड से तो कुछ बता ही नहीं सकते साहब। एक बात बताओ, इंट्रोस्पेक्शन मेथड का क्या मतलब? क्या हुआ? खुद का खुद ही बताना, असेसमेंट करना कि मैं ऐसा हूं साहब। अब खुद का खुद, वो तो एक सब्जेक्टिव हो गया ना यार। खुद अपने आप में कोई बुरा क्यों बताएगा किसी को? क्लियर है मेरी बात? तो ये कहता है कि हम इसके अंदर दूसरों का, खुद का नहीं, दूसरे का क्या करते हैं? बिहेवियर देखते हैं, है ना। और वो बिहेवियर कैसा होता है? ऑब्जर्वेशन के द्वारा। किसके द्वारा? ऑब्जर्वेशन के द्वारा। तो यहां पर इंट्रोस्पेक्शन मेथड नहीं चलता, यहां पर एक्सट्रो इंस्पेक्शन चलता है। क्लियर है बात? ये बात ही हमने कर ली है। बिहेवियरिज्म कहता है कि यहां पर एक तो कॉन्शियसनेस काम नहीं करेगी साहब, यहां पर मेन जो है इसका कोई लेना देना नहीं है, मेन काम है बिहेवियर का, ठीक है। बिहेवियर ही मेन फोकस है। और बिहेवियर किसका मैंने बात की थी अपन ने जब बिहेवियरिज्म पढ़े थे तब? ह्यूमन भी और एनिमल भी। बिहेव देखो ध्यान में रखनी है, बिहेवियर में दोनों आएंगे, ह्यूमन भी आएगा, एनिमल भी आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए आपको कि यहाँ पे किसके बिहेवियर की बात हो रही है, तो ह्यूमन की भी और एनिमल की भी बात हो रही है। और साथ में ये बिहेवियरिज्म जोड़ देता है इन्वायरमेंट पे। ये कहता है कि किसी बच्चे को है वो इन्वायरमेंट के द्वारा कुछ भी सिखाया जा सकता है बाहर से। तो मेन इसका जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा? इन्वायरमेंट पे रहेगा, कि इन्वायरमेंट से किसी भी बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है ना। मैंने कहा था वॉटसन का एक फेमस कोट है, क्या कोट है? कि आप मुझे एक दर्जन बच्चे दो, आप जो चाहो मैं उसे बना सकता हूँ, या मैं उसे जो चाहो वो बना सकता हूँ। मैं चाहूँ तो डॉक्टर, मैं चाहूँ तो इंजीनियर, मैं चाहूँ तो डाकू, मैं चाहूँ तो लुटेरा, ठीक है, जो चाहे। मैं चाहूँ तो टेररिस्ट भी बना सकता हूँ। फर्क इस चीज का है, आप उसको सराउंडिंग वैसी दो, है ना। किसी बच्चे को पाकिस्तान ले जाके छोड़ दो ना यार, बड़ा होगा तो वो क्या बनेगा? टेररिस्ट बनेगा, सीधी सी बात है। क्लियर है मेरी बात? तो ये चीजें हैं यहाँ पर। ये इन्वायरमेंट की बात करता है कौन? बिहेवियरिज्म। और बिहेवियरिज्म की मैंने बात कही थी, इंट्रोस्पेक्शन मेथड है। देखो यहां पर ये कहते हैं, एक चीज याद ध्यान रखना, ये बार बार पूछा जाता है कि ये सेकंड फोर्स क्या है। इसकी कहानी मैं समझाता हूं आपको। देखो पूरी साइकोलॉजी के अंदर तीन फोर्स काम करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
पहला फोर्स जो रहेगा वो रहेगा साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस इसको कहेंगे। सेकेंड फोर्स है वो है बिहेवियरिज्म का, और जो थर्ड फोर्स है वो रहेगा ह्यूमन साइकोलॉजी का। ह्यूमनिस्टिक बोल दो, स्कूल्स की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमनिस्टिक। क्लियर है मेरी बात? तो यहां से कौन कौन से फर्स्ट सेकंड थर्ड याद किसे रखना है वो बताता हूं मैं। पी बी एच, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट फोर्स कौन सी स्कूल का है? साइको एनालिसिस। सेकंड फोर्स बिहेवियरिज्म। थर्ड फोर्स ह्यूमनिस्टिक। मतलब सबसे पहले जो आई थी, बातें की थी साइकोलॉजी के बारे में, वो कौन थे? फ्राइड थे। और फ्राइड का स्कूल का नाम क्या है? साइको। ये किसकी स्कूल है? ये फ्राइड की स्कूल है साहब। स्कूल स्कूल है ये फ्राइड की, सिगमंड फ्राइड। ठीक है। बिहेवियरिज्म किसकी है? वॉटसन की। वॉटसन की स्कूल है ये। ह्यूमनिस्टिक किसकी है? मेस्लो की। किसकी है? मेस्लो की। बात क्लियर है? तो अपने को याद, या मैंने से याद करेगा कि सबसे पहले साइको आया, फिर बिहेवियर आया, फिर ह्यूमन आया। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप इसके याद रखते हो। तो फोर्स का मतलब क्या है? सबसे पहले ये आई थी साइको एनालिसिस, फिर इसके अपोजिशन में, इसका विरोध करते हुए, इसका अपोज करते हुए बिहेवियरिज्म आया, और बिहेवियरिज्म का अपोज किसने किया था? ह्यूमनिस्टिक ना। तो सबसे पहले फर्स्ट फोर्स, सेकंड फोर्स, थर्ड फोर्स, तीन फोर्स चले हैं। क्लियर है? अब समझ में आया, मेरे को लगता है आ गई होगी। यहां पे एक कहानी और चलती है, किसकी? ब्लैक बॉक्स की। ये अपन और समझते हैं बिहेवियरिज्म के, है ना। कॉन्सेप्ट एकदम भी नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल भी। ब्लैक बॉक्स देखो क्या होता है। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? बिहेवियरिज्म के अंदर क्या है कि आपके बिहेवियरिज्म में आपके जो माइंड होता है ना, उस माइंड को बिहेवियरिस्ट जितने भी है वो मानते हैं कि ये माइंड क्या है? ये ब्लैक बॉक्स है। ये क्या है? ब्लैक बॉक्स। और ये ब्लैक बॉक्स का काम बिल्कुल वैसा ही है कि इसके अंदर आपने क्या किया? इसके अंदर आपने इनपुट दिया। क्या दिया? इसमें इनपुट दिया, और आपको क्या मिलेगा बाहर? आउटपुट। क्या मिलेगा? आउटपुट। फर्क किस चीज का है? फर्क इस चीज का है कि इनपुट को यहां पर साइकोलॉजी में कहते हैं स्टिमुलस। क्या कहेंगे? स्टिमुलस। हिंदी में, हिंदी में अनुक्रिया। और आउटपुट का मतलब यहां पर साइकोलॉजी में कहेंगे रेस्पॉन्स। उद्दीपक और प्रतिक्रिया, ये समझ लो आप तो, है ना। हिंदी वंदी छोड़ो आप तो, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स ये याद रखो आप तो, हिंदी का काम ही नहीं है। थोड़ा सा मैं बता दूं, इसका मतलब यहां पे दो वर्ड निकल के आते हैं अपने पास में, और वो वर्ड क्या है? एक तो स्टिमुलस और एक रेस्पॉन्स। एक तो आता है स्टिमुलस और एक आता है रेस्पॉन्स। स्टिमुलस का एस और इसका आर, तो मेन हम कहते हैं कि एस आर। आगे हम पढ़ेंगे, एस आर थ्योरी भी आई थी, ठीक है ना। वो एस आर थ्योरी में क्या है, सब कहानी यही है। इसका मतलब समझो आप, वो समझ। स्टिमुलस का मतलब यहां पर ये हो गया, जैसे मान लो कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आपने आंसर दिया, तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो तो क्या है? स्टिमुलस है। वो क्या है? स्टिमुलस है साहब। इसको हम क्या कहेंगे? स्टिमुलस। टीचर ने जो सवाल पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा है, वो क्या है? स्टिमुलस। और जो आपने जवाब दिया है उसके रेस्पॉन्स में, आंसर दिया है, वो आंसर क्या है? रेस्पॉन्स है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये माइंड है, इसके अंदर कुछ ना कुछ स्टिमुलस दोगे आप, तो उसका क्या मिलेगा आपको? रेस्पॉन्स मिलेगा। ये बातें किसकी है? बिहेवियरिज्म की बातें हैं, है ना। देखो,
आप देखना, आप आराम से, बिहेवियरिज्म में कोई इतना डिटेल से नहीं जाता है, सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल बातें करके निकल जाते हैं। मैं बहुत डिटेल से हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले ही, ताकि अपने बाद में इन वर्ड से फेमिलियर हो जाएं कि स्टिमुलस का मतलब क्या है और रेस्पॉन्स का मतलब क्या है। जैसे मान लो एक कोई घंटी बजती है, कोई बेल बजती है, बेल बजते आदमी चौंकता है ना, ऐसे अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो वो जो बेल का बजना है ना, वो स्टिमुलस है जनाब, और जो चौंकना है ना, वो रेस्पॉन्स है। क्लियर आ रही है मेरी बात? बात समझ में आ रही है? जो बेल बजती है वो कह सकते हो आप स्टिमुलस, मतलब कोई एक चीज हुई, उसके रेस्पॉन्स में क्या हो रहा है ना, उसके होने से क्या चीज हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो एक एक आपने एक इनपुट दिया होगा तो दिमाग ने एक आउटपुट निकाला उसका। एक घंटी बजी तो आदमी चौंक गया, सीधी सी बात है। क्लियर है? क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर दिया। तो ये माइंड जो है, ह्यूमन माइंड, इसको क्या कहते हैं? ब्लैक बॉक्स कहते हैं। बिहेवियरिज, जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं, वॉटसन वगैरह, सब क्या कहते हैं? इसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। तो ये ब्लैक बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट है। आई थिंक, मेरे को लगता है समझ में आ गई होगी चीजें। ये देखो, ये वाले ब्लैक बॉक्स, ठीक है, ये ब्लैक बॉक्स की हमने बात कर ली है। ये देखो, तो आपसे कोई पूछे कि ब्लैक बॉक्स किस स्कूल से रिलेट करता है, अब एकदम क्लियर है, बिहेवियरिज्म से करता है। क्लियर है बात? ऑप्शन में मिलेंगे आपको, आपको वहां पे फंक्शनलिज्म मिलेगा, स्ट्रक्चरलिज्म में ऑप्शन मिलेगा, बिहेवियरिज्म में मिलेगा, आपको वहां पर साइको एनालिसिस स्कूल भी मिल सकता है। ऑप्शन में कोई से स्कूल आ सकते हैं, लेकिन आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि ब्लैक बॉक्स किससे रिलेट करता है? बिहेवियरिज्म से करता है रिलेट। ठीक है, यहां पर एक चीजें और है, एक है मोलिकुलर और एक है मोलर। इनको भी अपन अच्छे से समझते हैं। देखो देखो, इसीलिए मैंने कहा था कॉन्सेप्ट भी आपने को समझना जरूरी है। मेन कॉन्सेप्ट का ही खेल है। तो इसमें हम मानते हैं कि साइकोलॉजी में केवल फैक्ट फैक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट ही आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपको फैक्ट, कॉन्सेप्ट अगर आपको आ रहे हैं ना तो फैक्ट आराम से याद होंगे आपको। ये बात ध्यान में रखना। आप अगर फैक्ट याद करोगे तो कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाओगे कभी भी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कॉन्सेप्ट अगर सीख लिया आपने तो आराम से फैक्ट याद होंगे सब कुछ। एक है मोलिकुलर बिहेवियर और एक है आपका मोलर बिहेवियर। मोलर बिहेवियर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, दोनों में फर्क किस चीज का है? दोनों में फर्क है वो इस बात का है, दोनों में डिफरेंस इस बात का है। मोलिकुलर बिहेवियर का मतलब होता है कि आप बहुत ही एक मिनट्स लेवल पे आप बिहेवियर की बात कर रहे हो, बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए बात कर रहे हो। जैसे मान लो कि आंखों की पलकें झपकी है, ठीक है, हाथ ऊपर उठा है, ठीक है, पेन से पेन बोर्ड पे गया है। क्लियर है मेरी बात? ये सब कौन से बिहेवियर है? ये सब मोलिकुलर बिहेवियर में आएंगे। क्लियर है? अच्छा, मोलर बिहेवियर में क्या आएंगे? मोलर बिहेवियर का मतलब है मैंने जो है वो क्लास पूरी की पूरी है वो आपको समझाई है ना, छोटी छोटी नहीं, एक लंबी टाइम पीरियड की बात होगी, जिसमें एक ऐसा बिहेवियर जिसमें एक लंबा टाइम पीरियड चले और जिसमें पूरी की पूरी चीजें फंक्शन करें, हर एक चीज, केवल एक पार्ट नहीं, एक बॉडी नहीं, है ना। जैसे पलकों का झपकना है तो ये किस में आएगा? मोलिकुलर में आएगा। लेकिन किसी इंसान का रूम से बाहर की तरफ जाना, पूरा का पूरा बाहर जाना, वो क्या है? मोलर बिहेवियर है। लेकिन उसने अपना पहला पैर उठा के आगे रखा, ये क्या है? ये मोलिकुलर बिहेवियर है। बात समझ में आ रही है? कोई आदमी है वो घर से कार में बैठ के ऑफिस जाता है, ये कौन सा बिहेवियर है? बिल्कुल मोलर बिहेवियर। बात समझ में आ रही है? क्लियर है मेरी बात? डिफरेंस समझ में आया? तो आपसे कहा कि मोलर बिहेवियर और मोलिकुलर बिहेवियर किससे रिलेट करते हैं, तो किससे करेंगे? बिहेवियरिज्म से। और दोनों के बीच में फर्क आप है, मेरे को लगता है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। कहानी कॉन्सेप्ट की है यहां पर, है ना। तो दो तरीके हैं बिहेवियर को समझने के, कौन कौन से? एक तो मोलर बिहेवियर, एक मोलिकुलर बिहेवियर, ये अपन ने बात कर ली। इसके बाद में अपन ने कहा था कि बिहेवियरिस्ट हैं वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है उसको अपोज करते हैं, वो ये नहीं मानते इंट्रोस्पेक्शन मेथड। वो कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड कुछ नहीं होता, सब कुछ है वो एक्सट्रोस्पेक्शन होता है, मतलब बाहर से ऑब्जर्वर वाला, ऑब्जर्वेशन के द्वारा देख के जो समझते हैं, अवलोकन करते हैं हिंदी में बोलते हैं ना, तो देख के समझना, वो क्या? ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन ये है, ये रहा, ये देखो,
कि इसको क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि सब कुछ किस पे चलता है, ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्वेशन, एक्स्ट्रा इंस्पेक्शन बोल दो आप, ऑब्जर्वेशन मेथड बोल दो आप, इसको एक ही बात है। और कहाँ से, आउटसाइड से, अंदर से नहीं, अंदर बैठ के नहीं, बाहर से। इंट्रोस्पेक्शन में अंदर से होता है। क्लियर है? ये बिहेवियरिज्म की कहानी है, वो होगी मेरे को लगता है जहां तक। अब आप नई स्कूल में चलते हैं, वो चलते हैं गेस्टाल्ट स्कूल। गेस्टाल्ट स्कूल है, वो क्या कहता है, देखो गेस्टाल्ट स्कूल का सिर्फ एक फंडा है, वो ध्यान रखना आप। जब भी गेस्टाल्ट शब्द आपको दिखे ना, पूरी की पूरी साइकोलॉजी में उसका एक ही मतलब होता है, कंप्लीट, होल, टोटल, सब कुछ मिला के बात हो रही है, एक कंप्लीट व्यू की बात हो रही है। यहां पे पार्ट्स की बात नहीं करेगा गेस्टाल्ट, कभी भी पार्ट्स की बात नहीं करेगा, ध्यान रखना। जब भी गेस्टाल्ट, आप सब पूरी साइकोलॉजी में जब भी ये वर्ड सुनो, दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि यहां पे होल की बात हो रही है, कंप्लीट की बात हो रही है, टोटल की बात हो रही है, होलनेस की बात हो रही है। यहां पर सब कुछ आ गया इसके अंदर। क्लियर है मेरी बात? ये है गेस्टाल्ट। देने वाले कौन थे? वर्दीमर थे, जर्मन के थे साहब, ये अपने को ध्यान रखना है। कौन थे? वर्दीमर थे। किताब का नाम क्या था? गेस्टाल्टी किताब का नाम है, यहां से ये वर्ड, ये स्कूल है वो बनी है। और इसके अंदर कौन कौन थे? कोफा थे और कोहलर थे। गेस्टाल्ट वाल्ड में कौन कौन थे? दो नाम और है, कोहलर, कोहलर और कोफा। ये कोहलर वही है जिन्होंने चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किए थे। चिंपैंजी पे क्या किया था? एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, है ना। सुल्तान नाम था उसका, बंदर का, याद है कुछ? या नहीं पढ़ रखा? नहीं पढ़ रखा तो अपन पढ़ेंगे। पूरी की पूरी थ्योरी है गेस्टाल्टवाद की, ठीक है। मैं केवल अभी स्कूल के बारे में कर रहा हूं, तो स्कूल के बारे का मतलब थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो कि स्कूल कौन कौन से थे। क्लियर? स्कूल का मतलब अपन ने क्लियर है, 6-7 आदमी ऐसे हैं साइकोलॉजिस्ट जो एक ही व्यू पॉइंट रखते हैं अपना, उन सब का एक स्कूल बन गया, है ना। स्कूल का मतलब ये है, ठीक है। तो गेस्टाल्ट स्कूल है वो गेस्टाल्ट शब्द है, वो गेस्टाल्ट किताब से आया, और ये जर्मन वर्ड है, और इसका मत दे देगा होलनेस या टोटलिटी। जब भी गेस्टाल्ट की बात आएगी हम क्या कहेंगे? होलनेस और टोटलिटी की बात करेंगे, है ना। तो इनके साथी कौन थे? कोहलर थे, कोपा थे। कोहलर वही जिन्होंने केंद्रीय द्वीप के अंदर सुल्तान नामक चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था? देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फटाफट से। उनका एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने बंदर को क्या किया था? चिंपैंजी को बंद कर दिया था एक में सेल के अंदर, और ऊपर क्या लटका दिए थे? केले, ठीक है। और यहां पर बॉक्स रख दिए थे, बहुत सारे बॉक्स रखे थे, और एक रखी हुई थी छड़ी, है ना। ये क्या है? ये एक सुल्तान है, सुल्तान। सलमान खान नहीं है वो, सुल्तान नहीं है, ठीक है। ये सुल्तान है, चिंपैंजी है, बंदर है। अब जब इसको भूख लगी तो इसने केले लेने के जब यहां के कोशिश की, ट्राई करी पूरी की पूरी, लेकिन केले बहुत ऊपर थे। क्लियर है? फिर इसने क्या किया? अपने आसपास देखा, इधर देखा, उधर देखा, और इसको फिर जब उसने कंप्लीट तरीके से अपने चारों तरफ देखा, एक होलनेस देखी, पूरी तरीके से घुमाई नजर, तब उसके अंदर से दिमाग में एक अचानक से एक चीज क्लिक हुई, अरे यार ये पड़े ना बॉक्स। इन बॉक्स को पास पास लाया, फिर एक बॉक्स को इसके ऊपर रखा, फिर जनाब खुद इसके ऊपर आए, और फिर ये क्या कर लिए? केले तोड़े, लाठी है इसका भी यूज कर लिया, और पकड़ के नीचे लेके आए, और केले खा के आराम से। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सुल्तान ने अपने चारों ओर देखा ना, तो उसको क्या दिखा? तो उसको देखा, ये दिखा कि साहब ये जो बॉक्स रखे हुए हैं, इन बॉक्स का मैं यूज कर सकता हूं। और इस दिमाग में अंदर से, उसके माइंड में अंदर से एक क्या निकली? एक अचानक से उसका सॉल्यूशन निकला, और उस सॉल्यूशन को इन्होंने कहा था, किसने? कोहलर ने कहा था इनसाइड। क्या नाम दिया था? इनसाइड। और ये आगे चल के इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम? इनसाइड थ्योरी। और ये पूरी की पूरी इनसाइड थ्योरी बन गई। हम पढ़ेंगे इनसाइड थ्योरी किसकी है? कोहलर की है। ये देखो, ये मैंने कहा था ना, ये कोहलर, इस सुल्तान पे एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, कोहलर ने, है ना। और डिटोर मेथड है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। ये जो डिटोर मेथड का मतलब यही ये चीजें हैं कि आपने अलग अलग चीजों को रख दिया पार्ट के, मतलब फिर उनको एक
साथ में लेके आना। क्लियर है मेरी बात? इसके बारे में जब हम गेस्टाल्ट वाद पूरा पढ़ेंगे ना, तब हम बात करेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर ये है कि ये देखो, सडन इनसाइड, अंदर से अचानक से एक सॉल्यूशन निकल के आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनसाइड कहते हैं। और ये जो है ये होल पे फोकस करता है, पार्ट पे नहीं करता। होल टू पार्ट चलो आप, है ना, पूरे के पूरे पे चलो, टोटली पे, टोटल होल टू पार्ट करता है, पार्ट टू होल नहीं होता इसका। इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, होल टू पार्ट। क्या है, होल टू पार्ट, ऑल टू पार्ट। पहले होल की तरफ जाओ आप। ये कहता है कि होल जो है वो पार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, होल है। कंप्लीटली, होल का मतलब वॉल होल नहीं है, होल का मतलब कंप्लीट, टोटल। क्लियर है? इसके बाद अब बात करते हैं अपन साइको एनालिसिस स्कूल। साइको एनालिसिस स्कूल किसका है, फ्राइड का। वियना के थे नो डाउट, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया के थे ये। अब देखो इनकी कहानी में बताता हूं आपको। ये जो है साइको एनालिसिस में जब सिगमंड फ्राइड थे, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है इनका मनोविज्ञान के अंदर, ध्यान में रखेंगे पहली बात तो ये बहुत कहानियां इनके ऊपर है। अपन जब सिगमंड फ्राइड पढ़ेंगे ना, साइको एनालिसिस सेक्सुअल थ्योरी इनकी पढ़ेंगे, अभी तो साइको एनालिसिस पढ़ रहे हैं, जब वो स्कूल पढ़ेंगे तो अपन और डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। साइको एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि इन्होंने 3 चीजें दी थी सिगमंड फ्राइड ने। बात कर चुके हैं अपन, फिर भी कर रहा हूं, कॉन्शियसनेस माइंड, अनकॉन्शियसनेस, और एक तीसरी सबकॉन्शियस। और ये कहते हैं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, सबसे जो जरूरी है वो अनकॉन्शियस है। ये टोटल 90% होता है, ये केवल 10% ही होता है। और ये केवल बाउंड्री होती है इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की कॉन्शियसनेस और जो अनकॉन्शियस है, इनके बीच में कहीं पर एक लेयर होती है, एक बाउंड्री होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सबकॉन्शियस। बस इतना ही सबकॉन्शियस। क्लियर है? तो ये कहते हैं कि बिहेवियर जो है वो ये करता है पूरा का पूरा कंट्रोल, कौन, अनकॉन्शियस। जो आपका अनकॉन्शियस है ये ड्राइव करता है बिहेवियर को। क्लियर है मेरी बात? कौन कहते हैं, सिगमंड फ्राइड कहते हैं ये वाली बात। इसके बाद इसके लिए मैंने कही थी, आपको बताई भी थी, एक आइसबर्ग थ्योरी मैंने कही थी। आइसबर्ग थ्योरी में क्या था, उसमें ये था कि जैसे ये पानी है, वाटर है, इस वाटर के अंदर एक कोई मान लो एक आइस है। ये जो आइस है ना, इसका ये जो 10% बाहर है, ये 10%, वो 10% क्या कहलाएगा, वो कॉन्शियसनेस है। और जो अंदर वाला है 90% वो अनकॉन्शियस है। भाई बर्फ को आप पानी में डुबाओगे तो आप देखोगे कि उसका केवल 10% हिस्सा है, 10% पार्ट वो बाहर दिखता है आपको, 90% हमेशा पानी में रहता है। तो वो कहते हैं कि जो ये पानी वाला जो है वो अनकॉन्शियस है, जो अंदर रहता है ना, जो अनकॉन्शियस है, जो हिडन है, कहने का मतलब मेरा हिडन जो बिहेवियर है वो अनकॉन्शियस है। ठीक है, ये कॉन्शियसनेस। तो इन्होंने, इनका मेन जो इम्पेसिस था, जो मेन फोकस था, वो किस पे था, वो इनका अनकॉन्शियस माइंड पे ही था। ये मेन इंपॉर्टेंट बात यही है बस, इनकी अनकॉन्शियस माइंड पे था मेन फोकस। क्लियर है? अब हम बात करते हैं मैस्लो ह्यूमनिस्टिक स्कूल की। ह्यूमनिस्टिक स्कूल है ह्यूमंस की, सबसे पहले ह्यूमंस की बात करता है। किसकी बात करेगा, ह्यूमंस की। और ह्यूमंस में भी ह्यूमंस की नीड की, इनका फोकस किस पे, ह्यूमंस की नीड पे। इसीलिए मैस्लो जो थे, है ना, इसके फाउंडर कौन है, मैस्लो। और मैंने कहा था कि ये ह्यूमनिस्टिक स्कूल है वो कौन सा है, थर्ड फोर्स है। कौन सा है, थर्ड। पहला फोर्स कौन सा था, साइको एनालिसिस, जो अभी अभी पढ़ के आए हैं। सेकंड फोर्स बिहेवियरिज्म, थर्ड फोर्स ह्यूमनिस्टिक। ये ह्यूमनिस्टिक जो है वो क्या है, ह्यूमंस की बात करेगा, ह्यूमंस की नीड की बात करेगा, उनकी ग्रोथ की बात करेगा। ये बात करेगा बिहेवियरिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट ह्यूमन बींग्स है यार, ह्यूमन बींग्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी नीड की बात करो आप, उनकी ग्रोथ की बात करो,
क्लियर है मेरी बात? उनके डेवलपमेंट की बात करो आप, ठीक है, लेकिन मेन फोकस ह्यूमनिस्टिक स्कूल का था वो किस पे था? वो था आपके नीड पे। और मेस्लो ने एक नीड की हायरार्की दी थी। हायरार्की का मतलब होता है कि एक ऑर्डर दिया था कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और वो ऑर्डर अपने को सेम टू सेम क्लियर याद रखना है कि पहले कौन था, बाद में कौन था, फिर कौन था, फिर कौन था, फिर कौन था, उसमें सबसे लोअर कौन सा है और सबसे हायर कौन सा है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो वो ऑर्डर अपने को ध्यान में रखना है। सबसे पहले इन्होंने कहा था, जो सबसे पहले आता है वो आता है आपके फिजियोलॉजिकल नीड। दूसरी आती है आपकी सेफ्टी। तीसरी उन्होंने कही थी लव नीड, रिलेशनशिप। चौथी उन्होंने कही थी एस्टीम। और पांचवी इन्होंने बताई थी सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोल दो सही से, स्टीम तो आ गया। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, बिलोंग्स या लव नीड, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। पांचों याद होनी चाहिए, ऑर्डर से याद होनी चाहिए कि सबसे, ये सबसे लोअर है, लोअर नीड है सबसे, ये सबसे पहली नीड है ये बोल सकते हो आप, और ये सबसे हायर है। पहले फिजिकल नीड। क्लियर है मेरी बात? फिजियोलॉजिकल नीड है, जैसे मान लो भूख है, प्यास है ना, और नींद है, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल नीड है इंसान की, ह्यूमन बींग्स की। क्लियर है? वो कंप्लीट होनी चाहिए सबसे पहले, सबसे पहले, सबसे जरूरी है। वो कंप्लीट होने के बाद में ह्यूमन बींग्स क्या सोचते हैं कि यार अब तो एक घर बन जाए ना अच्छा सा, जिसमें अपन आराम से रह सकें, एकदम सुरक्षित महसूस कर सकें, और वहां पे सेफ्टी एक अपने को फीलिंग हो। क्लियर है ना? रोटी, कपड़ा और मकान, वो वाली बात है। दूसरी कौन सी है? सेफ्टी नीड। एकदम सिक्योर रहना चाहता है वो। क्लियर है? जब उसके पास में खाने को सब कुछ है, पीने को, सोने को सब कुछ ठीक है, मकान वकान अच्छा है, अब उसको क्या चाहिए? अब उसको चाहिए लव। कि क्या चाहिए उसको? लव चाहिए उसको। लव फ्रेंड से, फैमिली से, ठीक है, रिलेशन जो उसके होते हैं जितने भी, उनसे, अपने दोस्तों से जितने भी हैं, तो वहां से उसको क्या चाहिए? एकदम लव चाहिए। जब उसको उसकी लव वाली नीड भी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में वो जाता है किसके ऊपर? एस्टीम पे। एस्टीम का मतलब क्या होता है? एस्टीम का मतलब है रेस्पेक्ट। अब उसको चाहिए रेस्पेक्ट। ठीक है? उसका जो ये मतलब जैसे वो होता है ना कि आपने देखा होगा कि अब हम वो लिवर लिवर करने वाले नहीं है, अब अपने को चाहिए फुल इज्जत। वो वाली बात है। जब आप उसके पास में खाने पीने को सब कुछ है यार, उसको, उसके रहने के लिए उसके पास में घर है, और प्यार की उसके पास कमी नहीं है, अब उसको क्या चाहिए दुनिया में? इज्जत चाहिए साहब। जहां पर भी जो भी मिले, रेस्पेक्ट से बात करे, इज्जत से बात करे, सम्मान से बात करे। क्लियर मेरी बात? तो ये एस्टीम नीड। जब उसकी एस्टीम नीड भी कंप्लीट हो जाती है, फिर वो पहुंचता है किस पे? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जो इंसान जिस फील्ड में होता है ना, उस फील्ड की उसकी महारत हासिल है। जैसे स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने ये नीड कंप्लीट करी है। महात्मा गौतम बुद्ध है, उन्होंने ये नीड कंप्लीट करी। दुनिया में केवल 1 या 2% होते हैं जो उस नीड तक पहुंच पाते हैं। आप इतना ध्यान रखना है बस, केवल और केवल। तो अपने को सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, सबसे लोअर नीड कौन सी है? साइक फिजियोलॉजिकल नीड है। और सबसे हायर नीड कौन सी है? सबसे लोअर किसका है? फिजियोलॉजिकल का। सबसे हायर किसका है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे हायर है और सबसे लोअर। बहुत बार पूछा गया है। नीड ऑफ हायरार्किक थ्योरी किसकी है? मेस्लो की है, अब्राहम मेस्लो की है ना? इनके ऑर्डर में ये सबसे लोअर कौन सी है, सबसे हायर कौन सी है, इनका इनका नाम देके इनका ऑर्डर पूछ लिया है बहुत बार। 5 है, ध्यान रखेंगे अच्छे से।
एक्सप्लेन मैंने कर दिया हर एक चीज को। अब हम बात करते हैं हॉर्मिक स्कूल की। तो हॉर्मिक स्कूल की कहानी देखो, जब भी हॉर्मिक स्कूल की बात आई नाम एक ही आना चाहिए, विलियम मैकडूगल। मैंने कहा था, बात कही थी कि विलियम मैकडूगल वही आदमी इंसान है जिन्होंने कॉन्शियसनेस शब्द का सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। और किया कहाँ था, बात कर चुके हैं ना पहली क्लास में अपन, कहाँ पे किया था इन्होंने, इनकी किताब का नाम है, बुक का नाम है एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, याद है? उस एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर इन्होंने किया था। अब इन्होंने इन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किताब में ही इन्होंने इंस्टिंक्ट दी है, इसलिए इनको फादर ऑफ इंस्टिंक्ट कहते हैं। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है कि जो चीजें इंसान अपने बाई बर्थ होता है, जेनेटिक्स होता है उसके अंदर, जन्म से लेके आता है वो चीजें, है ना। तो इन्होंने टोटल 14 इंस्टिंक्ट बताए, ठीक है। और इन्होंने कहा कि इन्हीं से 14 कनेक्ट करने वाले इमोशंस होते हैं, 14 इमोशंस हैं वो, इनके बारे में बात की थी। कौन कौन से हैं वो अपन बात करेंगे आराम से, क्लियर, जब अपन पढ़ेंगे ना इनके इनके बारे में, मैकडूगल के बारे में, तब अपन बात करेंगे। अभी केवल इतना ही ध्यान रखना है कि 14 इंस्टिंक्ट इन्होंने बात की थी। इंस्टिंक्ट का मतलब क्या, जैसे मान लो डर है, फियर है ना, एंगर है, ये सब क्या होता है, ये सब अपने आप आता है ना, सिखाता नहीं है। छोटे बच्चे को आप देखो तो गुस्सा करता है वो, तो गुस्सा करना सिखाया थोड़ी है उसको किसी ने, वो अपने आप आया है, जब जन्म से उसके पास में है ये चीजें, बाई बर्थ है उसमें, बाई नेचर है उसमें, डिफॉल्टेड है ये चीजें, मतलब बाई डिफॉल्ट सेटिंग आती है। जब बच्चा पैदा होता है तो बाई डिफॉल्ट ही उसके अंदर कुछ चीजें फिक्स होती है ना। वो फिक्स चीजें कितनी है, 14 बताइए, किसने, मैकडूगल ने। उनकी बातें अपन आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे, क्लियर है मेरी बात? ठीक है सब। फिर उन्हीं से इमोशन देखो, इंस्टिंक्ट से ड्राइव होता है कौन, इमोशन, और इमोशन को ड्राइव करता है कौन, बिहेवियर। कौन करता है, बिहेवियर। ये डिसाइड करता है इमोशन की आपका बिहेवियर कैसा होगा। वो इमोशन जब आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर होता है। डर लग रहा है साहब, डेंजर है, खतरा लगा है, खतरा हुआ तो डर लगेगा। अब डर लगेगा तो क्या होगा, अब डर का इमोशन आ गया अपने आपके अंदर, अब आप भागोगे, है ना। तो इसका मतलब वो जो फियर है, उस फियर ने आपका बिहेवियर डिसाइड करा है कि आप भागो यहां से, फ्लाइट करो या फाइट करो। बात समझ में आई है ना। तो उसने, आपका इमोशन है, उसने आपका बिहेवियर डिसाइड किया है, और ये बिहेवियर करेगा कि आपका गोल, गोल को ड्राइव, लक्ष्य, आपका फोकस। क्लियर है मेरी बात? तो ये अपने समझेंगे। ये देखो लिखा हुआ भी है मैंने, इंस्टिंक्ट है वो कंट्रोल करता है किसको, बिहेवियर को करता है। और इंस्टिंक्ट है, हाँ ये विलियम मैकडूगल, ये देखो 14 इंस्टिंक्ट, टोटल कितने हैं, 14 है। और मैंने ये भी कहा था कि इनसे कौन जुड़े हैं, इमोशन जुड़े हैं 14 के 14, और ये दोनों सारे आपस में क्या है, कनेक्टेड है। क्लियर है मेरी बात? जैसे मान लो डेंजर है, डेंजर जब भी आपको लगेगा तो क्या होगा, फियर लगेगा, और फियर जब भी लगेगा तो आप क्या करोगे, आप वहां से फ्लाइट करोगे, भागोगे। ठीक है, यही कहानी है, समझा रखा है मैंने। इमोशंस है, इमोशन जो वर्ड आया है ना, वो इमूवर से आया है। ठीक है, ये देखो ये रहा, स्ट्रिक्ट है वो जब आया तो फियर लगा, बिहेवियर आएगा, फिर आप स्केप करोगे या फ्लाइट करोगे। ठीक है, भूख लगी, हंगर है, तो खाने की तलाश के अंदर आप देखोगे, तो ये आपका बिहेवियर है, वो कंट्रोल करता है। तो मैंने ये कहा था कि स्ट्रिक्ट है वो ट्रिगर करता है किसको, इमोशन को, और इमोशन किसको करता है, बिहेवियर को, और बिहेवियर किसको क्या करता है, गोल, डायरेक्शन, एक्शन, वो डिसाइड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा है, उसी से आपका गोल आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है मेरी बात? ये कहानी किसकी है, मैकडूगल की, ह्यूमनिस्टिक स्कूल की। तो हमने आज स्कूल्स के बारे में पढ़ा है, स्कूल्स अपने कंप्लीट हो गए, है ना, साथ के साथ स्कूल अपने कंप्लीट हो गए। हमने ये देखा कि आज बिहेवियर जो है उसके बारे में अलग अलग बातें हैं साहब। जो बिहेवियरिज्म है वो कहता है कि ऑब्जर्वेशन से बिहेवियर देखो, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी किसकी, गेस्टाल्ट की। तो गेस्टाल्ट ये कहता है कि साहब बिहेवियर जो है वो कंप्लीटली तौर पे देखो, आप होलनेस के रूप में देखो, टोटली देखो आप, ठीक है। साइकोएनालिसिस थ्योरी जब हमने पढ़ी, उसकी स्कूल पढ़ी हमने, तो वो सिगमंड फ्राइड ये कहते हैं कि बिहेवियर जो है वो अनकॉन्शियस से डिसाइड होता है, हिडन होता है वो, ठीक है। वो अनकॉन्शियस है, जो 90% आपका माइंड है उससे पूरा का पूरा क्या होता है, ड्राइव होता है वो, ठीक है। इसके बाद में हमने बात की किसकी, कि
ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक में क्या होता था कि नीड क्या है, ह्यूमन बींग्स की नीड क्या है, उससे बिहेवियर होता है, उससे बिहेवियर डिसाइड होता है कि उसकी क्या नीड है। उसकी सेफ्टी की नीड है, उसके लव की नीड है, उसकी एस्टीम की नीड है, उसकी नीड किसकी है, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा। अगर उसकी फिजियोलॉजिकल नीड है तो सबसे पहले वो नीड अपनी कंप्लीट करेगा, उसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा कि मुझे खाना खाना है, मुझे सोना है, मुझे पानी पीना है, मुझे नींद लेनी है। क्लियर आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है। और उसके बाद हमने बात की थी किसकी, मैकडूगल की। और मैकडूगल क्या कहते हैं हॉर्मिक स्कूल के अंदर, वो ये कहते हैं कि साहब जो 14 इंस्टिक्ट है वो सब कुछ कंट्रोल करता है, कहानी सब कुछ वहीं से ड्राइव होती है। वो इमोशन लाते हैं, इमोशन से बिहेवियर चलता है, और बिहेवियर से आपका गोल डिसाइड होता है कि आप गोल पे जाओगे कि नहीं जाओगे अपने पे। ये अपने बात कर लिया आज। तो अपना स्कूल्स है वो कंप्लीट हो गए। साथ के साथ पहला स्कूल कौन सा था, स्ट्रक्चरलिज्म, फाउंडर कौन थे, वुंट थे। फंक्शनलिज्म, फाउंडर कौन थे, बोलो मेरे साथ साथ में, जेम्स थे। उसके बाद में हमने बात की बिहेवियरिज्म, फाउंडर कौन थे, वॉटसन थे। उसके बाद में हमने बात की मान लो उसके बाद में हमने किसकी बात की थी, याद आ रहा है, साइकोएनालिसिस। साइकोएनालिसिस में फाउंडर कौन थे, बताओ, सिगमंड फ्राइड थे। उसके बाद में गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट में फाउंडर कौन थे, वर्दीमर थे। उनके साथी थे कोलर कोपातो, है ना, कोलर की अपन ने बात की, सुल्तान वगैरह की बात कर ली थी अपन ने, ठीक है। उसके बाद में ह्यूमनिस्टिक जो है स्कूल है, ह्यूमनिस्टिक के फाउंडर कौन थे, मेस्लो थे। और मेस्लो का हायरार्किक, नीड ऑफ हायरार्किक थ्योरी बहुत बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। मैं मान लो आप पढ़ेंगे अपन आगे आराम से, है ना, अच्छे से। 5 थ्योरी थी उनकी, 5 नीड उन्होंने बताई थी, 5 याद होनी चाहिए, ऑर्डर सहित याद होनी चाहिए। हायरार्की का मतलब यही है साहब, इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद, कहीं भी सीक्वेंस ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए इनका। क्लियर है। इसके बाद हमने बात की इसकी हॉर्मिक स्कूल की, और ये किसके फाउंडर कौन थे, मैकडूगल थे साहब। ओके, ये अपन ने बात की, थैंक यू। बाकी अपन कल पढ़ेंगे।